दरअसल एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि वह नेपाल के काठमांडू में लगभग 1 माह तक व्यापारी बनकर अनवर कादरी एक होटल में रुका था। होटल में किए गए पेमेंट उसकी बेटी आशा द्वारा ऑनलाइन किए गए थे। जांच में ये भी पता चला है कि उसकी पत्नी भी कुछ समय पहले नेपाल गई थी। आरोपी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जमानत के प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान ऐसे कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने उसे आर्थिक मदद दी थी। फिलहाल उनकी भूमिका की पुष्टि की जा रही है और यदि वे अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी ने अवैध रूप से जमीन हड़पने और लोगों को धमकाने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई है तो वह निडर होकर पुलिस को शिकायत दर्ज करा सकता है। आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए कई बार स्थान बदलता रहा। पुलिस लगातार इनपुट्स के आधार पर उसका पीछा कर रही थी और नेपाल तक टीम भेजी गई थी। अब तक की पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ है कि आरोपी संगठित तरीके से आर्थिक और अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है। मामले की गहन जांच जारी है और जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें उससे कल पूछताछ की तो इसमें ये पाएगा जहाँ जहाँ जिन जिन होटलों में रुका है, स्पेशली जो नेपाल में काठमांडू में जिस होटल पर रुका था वहाँ पर उसने व्यापारी बनकर रुका था और उसमें जो पेमेंट्स जहाँ जहाँ किए गए थे, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि पेमेंट्स जहाँ जहाँ किए गए थे उसकी लड़की आयशा के द्वारा ये पेमेंट्स ऑनलाइन किए गए थे होटल के लिए और ये लगातार संपर्क में थी। और वो जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय में ये जमानत के लिए अप्लाई करें, लेकिन तभी आयशा की गिरफ्तारी हो गई तो ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ये भी पता चला है कि उसकी दूसरी पत्नी जो फरहाना है वो भी नेपाल गई थी, 19/7/25 को नेपाल गई थी। इसमें कुछ ऐसे पार्टनरों के नाम सामने आए जिन्होंने आर्थिक उसकी मदद की थी। अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम सामने आए हैं तो उनको वेरीफाइड किया जा रहा है। अगर अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में सर क्या बन के रुका था होटल? नेपाल में ये व्यापारी बनकर रुका था और चूंकि पेमेंट्स ऑनलाइन इसकी लड़की के द्वारा किए जाते रहे थे आयशा को, जिसको पूर्व में ही बाणगंगा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा जा चुका है। अभी नेपाल में लगभग 1 महीने के करीब ये नेपाल में रहा था। क्या एनकाउंटर का डर भी इसको सता रहा था? और जैसा कि पूछताछ में बात सामने आई है कि वो पहले भी कोशिश कर रहा था कि किस तरह सरेंडर, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था पुलिस मारपीट करेगी, बट पुलिस कभी भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज नहीं करती है, क्योंकि उसको सरेंडर हो जाना चाहिए था। नेट बैंकिंग की यूज भी नहीं कर रहा था, अन्य सिम भी ने बदली थी वहाँ। यस, इसके दौरान नेपाल में एक सिम ली गई थी और जो काठमांडू में अपने नाम से ही सिम ली गई, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इस तरह से जो उसका नाम जब उसके सिम ली गई थी, इस सिम को भी रिकवर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और उसमें इन्वेस्टिगेशन में इस पार्ट को लिया जाएगा। ये बात कबूली है कि ये फंडिंग करता था? अभी तक इस तरह की बात अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको ज़रा नहीं बताई गई है, लेकिन लगातार उससे पूछताछ चल रही है। अभी 3 तारीख तक का पुलिस रिमांड है तो पुलिस और पूछताछ कर रही है और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जमीनी संबंधी मामलों में भी उलझा हुआ था ये कुछ बात सामने आई है कि ज़मीन संबंधी कुछ लोगों के साथ मिलकर ये अवैध ज़मीनों में और लोगों को धमकाकर और ज़मीनों को अपने नाम कराने की इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके द्वारा इस तरह की कृत्य किया गया है तो वो निर्भीक होकर उसकी रिपोर्ट थाना बाणगंगा में कर सकता है या वरिष्ठ अधिकारियों को कर सकता है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेटी और पत्नी के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति इसकी संगठन में? यस, कुछ नाम सामने आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने आर्थिक मदद इसकी की है, उनको भी वेरीफाइड किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और अगर अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोलियां बदलने का मकसद क्या था? देखिए, जैसा कि पूछताछ में बताया था, चूँकि ऑलरेडी लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और इसमें लगातार उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा था। जैसा कि आपको विदित होगा कि साउथ में भी जब ये रुका था तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी साउथ पहुंच गई थी और हमारी टीम भी नेपाल पहुंच गई थी। जो इनपुट्स मिले थे हम लगातार फॉलो कर रहे थे, सारी चीज़ टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर ऐसे इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीम भी नेपाल गई हुई थी। तो संभवतः पुलिस से अपनी पहचान छुपाने के लिए या आम जन से अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके द्वारा हुलिया बदला गया।